चलिए अब हम लोग पढ़ाई करेंगे अध्याय 7 का हिस्ट्री में। क्लास 10 का हिस्ट्री है और टोटल 8 चैप्टर है हिस्ट्री में। आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। कैवा चैप्टर? 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। 7वां चैप्टर है जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। क्या नाम है? व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो व्यापार एवं भूमंडलीकरण को गौर से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। इस चैप्टर का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। देखिए, भूमंडलीकरण को ही आप कह सकते हैं भूमंडलीकरण। एक मिनट, यही चैप्टर का नाम बनाया है। भूमंडलीकरण को ही कहा जाता है वैश्वीकरण। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। सर अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आया तो समझा देते हैं, है कि नहीं? आप मेरे पास आते हैं समझने के लिए ही, है ना, और हमारा कर्तव्य बनता है समझाना, ठीक है ना। तो व्यापार तो समझ रहे हैं, पैसा दीजिए सामान मिलेगा, व्यापार हो गया। व्यापार में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में तो समझ ही रहे हैं कि क्या कहानी है। रह गया भूमंडलीकरण के बाद। तो देखिए जरा सा, भूमंडलीकरण आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा? तो भूमंडलीकरण के बारे में बढ़िया से समझिए। भूमंडलीकरण, जब विश्व का अधिकांश देश के बीच, समझे कि नहीं, जब विश्व में बहुत सारे देश हैं और विश्व के सभी देशों के बीच या अधिकांश देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तरीके से तकनीक का आदान प्रदान होता है। तकनीक का आदान प्रदान का मतलब क्या है कि मैंने हर चीज का, जैसे व्यापार का भी आदान प्रदान हो, राजनीतिक का भी आदान प्रदान हो, पैसे का भी लेन देन चलता हो, है कि नहीं। हर तरह का गतिविधि, मैंने एक देश से दूसरे देश के बीच में जिस तरह का भी संबंध हो, अगर वह संबंध स्थापित है तो उसी को कहा जाता है क्या चीज? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। आगे समझ में? एक लाइन की परिभाषा है जो लिख दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? जब विश्व के, देखिए, जब विश्व के अधिकांश देश, कैसा देश? अधिकांश देश। जब विश्व के अधिकांश देश, है कि नहीं, के बीच, अधिकांश देश के क्या चीज? बीच। समझे कि नहीं? कैसे कैसे? सामाजिक तरीके से, जैसे दोस्ती यारी भी चलता है ना जी, देशों के बीच में दोस्ती यारी चलता है ना, तो वो सामाजिक तरीके से या आर्थिक भी तरीके से। आर्थिक का मतलब हो गया रुपया पैसा से कमजोर देश को मदद किया, फिर उसके बदले में वह अपनी सेना से मदद कर दिया, वह या कुछ सामान से मदद कर दिया, इस तरह की कुछ बात। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, देखिए राजनीतिक पर भी नजर रहती है कि किसी भी देश में कहीं भी चुनाव होगा, है ना, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा आदमी जीत जाए, है कि नहीं। तो वो राजनीतिक स्थिति से भी, वैज्ञानिक भी तरीके से भी, है कि नहीं, हर तरीके से वैज्ञानिक, है ना, एवं तकनीक का, देखिएगा ध्यान से, तकनीक का आदान प्रदान। तकनीक का क्या होता है? आदान प्रदान। समझे कि नहीं? आदान प्रदान होता है, तकनीक का आदान प्रदान होता है ना। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण कहलाता है। आया समझ में? क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है ना। इसे ही हम लोग दूसरी भाषा में वैश्वीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं या वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। हम दोनों बात लिख दे रहे हैं। ये मत समझिएगा कि भूमंडलीकरण पूछ दिया और वैश्वीकरण मैंने हमको आइए नहीं रहा है, तो इसलिए दोनों नाम हम लिख देते हैं, कहलाता है। तो वैश्वीकरण भी पूछे या भूमंडलीकरण भी पूछे तो आप लोग इसका जवाब बढ़िया से दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे? चलिए, बहुत अच्छा बात है कि आप लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत, ये क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा सब आपका जितना भी हम पढ़ा रहे हैं A to Z क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के रूप में पूछे गए होंगे या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इसका आंसर बताइए, है कि नहीं। तो आप लोग बढ़िया से समझते चलिएगा। तो इसकी शुरुआत, अब भूमंडलीकरण की शुरुआत अगर पूछेगा तो इसकी शुरुआत किसने किया था?
तो इसकी शुरुआत लगभग 5 दशक पहले कब हुआ है? लगभग 5 दशक पहले। 5 दशक पहले, 1 दशक में 10, 5 दशक में 50 साल पहले, समझे कि नहीं? तो 50 साल पहले हुआ सर, तो भारत में भी भूमंडलीकरण की व्यवस्था हुई होगी। तो हाँ, तो भारत में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की जो शुरुआत थी, है ना, भारत में जो इसकी शुरुआत की है वो थे सबसे पहले तो ईस्वी याद कर लीजिए, 1991 ईस्वी में क्वेश्चन आता है। कब? 1991 ईस्वी में। भारत में कब हुआ? 1991 ईस्वी में, समझे कि नहीं? तो 1991, जब 50 साल पहले पूरे विश्व में स्टार्ट हुआ, तो भारत में, है ना, थोड़ा सा कम दिन से शुरू हुआ है, 1991 से शुरू हुआ है। 91 अगर ले लीजिएगा तो ये हो गया 30 साल के आसपास में, है ना। 90, 10, 25, 26 साल तो हुई, 25, 24 साल तो हुई ना गया जी, ज्यादा हो गया, 34 साल हो ना गया, तो ठीक है कह रहे हैं 34 साल हो गया। अब स्थिति समझिए ध्यान से, भारत में 1991 में हुआ, और भारत में इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं? आर्थिक नीति। तो देखिए, भारत में भूमंडलीकरण या माने वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुआ, है ना? 1991 ईस्वी में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आपके प्रधानमंत्री थे पी चिदम्बरम, अरे नहीं, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव के, है ना, प्रधानमंत्री कार्यकाल में, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के प्रयास से भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में 1991 में शुरू हुई। क्लियर हो गए? तो आपसे पूछा जाएगा किसने प्रयास किया इसके लिए, तो डॉक्टर, हम लिख देते हैं, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। आ गया समझ में? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। देखिए, भूमंडलीकरण हो या अवैश्वीकरण हो, ये किसके अंतर्गत में आता है? आर्थिक नीति में आता है। किसमें आता है? आर्थिक नीति में। ध्यान समझिएगा इस बात को। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं भूमंडलीकरण, तो भूमंडलीकरण कहिए या वैश्वीकरण कहिए, तो ये किसके अंतर्गत में आता है? तो ये आता है आपका आर्थिक नीति के अंतर्गत में। किसके? आर्थिक नीति के अंतर्गत में। देखिए, आर्थिक नीति के अंतर्गत में आपको बता देते हैं कि 3 चीज आता है। कितना चीज आता है? 3 चीज। 3 चीज कौन कौन चीज आता है? देखिए, सबसे पहला है निजीकरण। क्या है? निजीकरण। क्या है? निजीकरण। किसी भी चीज का निजीकरण। और निजीकरण के बाद फिर क्या हो जाता है? उदारीकरण। क्या हो जाता है? उदारीकरण। उदारीकरण के बाद क्या हो जाता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण भी अगर आर्थिक नीति के अंतर्गत में आता है तो इसको भी तो हम लोग कहेंगे आर्थिक नीति। क्या कहेंगे इसको? आर्थिक नीति। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो देखिए, आर्थिक नीति हुआ। अब एक बात यहाँ पे ये भी बात बहुत समझने वाली और आने वाली बात है कि भूमंडली शब्द का नामकरण किसने किया था? ये जो भूमंडलीकरण का जो शब्द था, ये इस शब्द का, है ना, इस शब्द का नामकरण, इस शब्द का नामकरण किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस शब्द का नामकरण हुआ था 1990 ईस्वी में। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ। और इसका नामकरण किसने किया था? जॉन विलियमसन ने किया था। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने किया था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। जॉन विलियमसन, जॉन विलियमसन ने किया था। समझे कि नहीं? तो यहां तक का मैटर तो भूमंडलीकरण के बारे में समझ लिए, है ना, कि जब विश्व के अधिकांश देश के बीच, और जिसका इच्छा होगी वही ना संबंध बना सकता है। सामाजिक तरीके से संबंध बनाए, आर्थिक तरीके से संबंध बनाए, राजनीतिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकी तरीके से जो आदान प्रदान अपने विचारों का करे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। उसी चीज को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। जिसकी शुरुआत 5 दशक पहले हुई थी और भारत में 1991 ईस्वी में हुई थी, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयास से
उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना, जो आर्थिक नीति के अंतर्गत में आता है। आर्थिक नीति में 3 चीजें आती है, तो इसको भी हम लोग आर्थिक नीति ही कह सकते हैं। यह शब्द जो है जॉन विलियमसन ने 1990 ईस्वी में दिया था, समझे कि नहीं। तो इस तरह की बात को आप लोगों ने समझ लिया। अब समझ लीजिए जरा, आप लोग साम्राज्यवाद समझते हैं, देखिए साम्राज्यवाद भी समझते हैं, साम्राज्यवाद भी समझते हैं, और आप लोग उपनिवेश भी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों शब्द को अगर नहीं समझते तो फिर समझ लीजिए। साम्राज्यवाद का मतलब क्या था? साम्राज्य और वाद, साम्राज्य को फैलाना। जब शक्तिशाली देश के द्वारा जब कमजोर देश को कब्जा कर लिया जाएगा तो वह देश साम्राज्यवादी देश हो जाएगा। जैसे इंग्लैंड क्या है? साम्राज्यवादी देश है। साम्राज्यवादी देश को अगर ठेठ भाषा में समझे तो कहिए शक्तिशाली देश। अरे साम्राज्यवाद कौन फैलाएगा? अरे आप लोग यहाँ हैं? साम्राज्यवाद कौन फैलाता है? जो शक्तिशाली होता है, जो मजबूत होता है। जो साम्राज्यवादी का मतलब क्या है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? आक्रमण करके होगा, है कि नहीं? कब्जा करके होगा। तो कब्जा क्या करेगा? कमजोर आदमी कब्जा करता है? आपके गौवा घरवा में, आपके गांव घर में जमीनिया कब्जा क्या करता है? जो शक्तिशाली आदमी रहता है से ही ना, जो अहूठ आदमी रहता है सही ना, जो बेईमान रहता है सही ना, जो चोरवा रहता है सही ना, वही ना आपके यहाँ जमीनिया को कब्जा करता है। और वो देखिए छुतिहर होता है, वैसन एक बीता लगी लड़ाई करेगा भर जिंदगी, है कि नहीं? अरे एक बीता के लिए लड़ाई करेगा जानबूझ करके। अगर तुम सोचोगे ना कि जाए दो ना, एक बीता रखने दो, इसी को रखने दो, जाओ तुम संतुष्टि में रहो, तब उतना से संतुष्ट हो जाते तो कोई बात नहीं है। वो अगर उतना अगर दान में दे ही दिया तो फिर कहेगा कि ना फिर एक बीता हमारा इधर है। समझे कि नहीं? गांव में ज्यादातर लड़ाई यही है। जैसे जो आदमी अच्छा होता है वो लड़ना नहीं चाहता है, और अगर एक आध दो बीता अगर एक आध फीट की बात है ना तो आदमी त्याग देता कि जाओ ना भाई, हम एक आध फीट लगे क्या जमीनिमा कोई मैंने लेकर के ऊपर जाएगा। लेकिन एक आध फीट छोड़िएगा ना तब तो वहां तक कहेगा कि हमारा हइयो हो ही गया, अब फिर एक फीट और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा यही लाचार है। ऐसा कौन करता है? गुंडा मवाली, जो गांव का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति है, उसके यहाँ देखिएगा सब के सब बौला टाइप के होगा, सब लाठी निकाल लेगा पहले ही, समझे कि नहीं? लड़े लगे लाठी निकाल देगा, सीधा आदमी बेचारा दब जाता है। लेकिन स्थिति यही है, तो उसी को कहते हैं स्वराज्य, माने शक्तिशाली देश को साम्राज्यवाद कहेंगे। और उपनिवेश किसको कहेंगे? तो भैया जो कमजोर देश कब्जा हो गया, हाँ ना मारिए, कब्जा हो गए हम, छोड़ दीजिए, तो उपनिवेश हो गया। उस समय क्या था? इंग्लैंड शक्तिशाली देश में आता था, तो इंग्लैंड हो गया साम्राज्यवाद और भारत को कब्जा कर लिया था, यानी कि भारत कमजोर देश था उस समय, है कि नहीं? तो भारत हो गया उपनिवेश। किसका उपनिवेश हो गया? इंग्लैंड का। आगे समझ में अब तो साम्राज्य, अगर हम उसकी परिभाषा में लेकर के सीधे लिख देते हैं शक्तिशाली देश को, क्या लिख देते हैं? शक्तिशाली देश को। शक्तिशाली देश को हम लोग क्या कहेंगे? साम्राज्यवाद। और उपनिवेश किसको कहेंगे? गुलाम देश को। गुलाम देश को क्या कहेंगे? उपनिवेश। गुलाम देश को क्या कहेंगे? उपनिवेश। आगे समझ में? अब ऐसे पूछेगा कि उदाहरण दीजिए, तो भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था। भारत क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था, क्योंकि इंग्लैंड का कब्जा था भारत पर, समझे कि नहीं? और उस समय इंग्लैंड अमेरिका पर भी उससे पहले कब्जा किए हुए था। मतलब इंग्लैंड उस समय वर्चस्व स्थिति में था, यूरोपीय देश उस समय वर्चस्व स्थिति में थे। अरे भैया काहे नहीं रहेगा? यूरोपीय पहले था, ये उत्तरी अमेरिका के खोज तो खनिये किया था, यूरोपीय ही लोग किया था, कोलंबस, है कि नहीं? कोलंबस को भेजा था कि भारत से खोज के ले आओ, खोज दिया, अमेरिका को मिल गया, है ना? अरे ये पर सब कुछ मिल गया है ना? एकदम बढ़िया बढ़िया मसाला मिल रहा है, एकदम मिर्ची मिल रहा है ना? सब कुछ मिल गया, एकदम गेहूं सब मिल रहा है, बहुत अच्छा जगह पर आ गए। लेकिन इंडियन मन ये नहीं है, ये सब करिया करिया आदमी भुच्चर भुच्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं? बहुत स्थिति थी, है ना? तो उसको कहा कि इंडिया में तो इतना करिया आदमी नहीं रहता है, इंडिया में तो तनी कुछ साफ रहता है कि नहीं? तो जाना था उसको, भारत पहुंच गया था वो अमेरिका की तरफ। और अमेरिका में वो टापू मिल गया था जिसका नाम था, कहा कि तो इसको क्या नाम रखेगा? तो इंडिया की खोज करने गया था, तो इंडिया लिखा उसको। अब कहा कि हमको जाना था, इंडिया तो पूरब में है, आई मिला पश्चिम में, तो पश्चिम को कहता था वेस्ट, तो उसको कह दिया वेस्ट इंडीज। क्या कह दिया? वेस्ट इंडिया, है कि नहीं? और वहां भी इंडिया का मर मसाला वहां पे मिलता था, तो इसलिए कोलंबस ने क्या कर दिया? वेस्ट इंडिया का खोज कर दिया। समझे कि नहीं? सब पढ़ाएंगे, इसमें मिलेगा, समझे कि नहीं? और इसको पुर्तगाली था वास्को डी गामा, इसको कहा कि देखो ना उधर अमेरिका खोज दिया उन लोग,
जानो तुम भी अमेरिका के बारे में कुछ पता लगाओ, क्या क्या चीज है। वो गया अमेरिका को खोज दे, खोज दिया भारत के, है कि नहीं, उल्टा के पुल्टा सब कर रहा था। तो सब कहानी चलेगा। तो यहां तक समझ में आ गई बात ना? तो चलिए यहां तक समझ गए। अब देखिए एक आता है आपको गिरमिटिया मजदूर, देखिएगा उसमें लिखा होगा गिरमिटिया मजदूर, किताब में मेरा सब लिखा हुआ है गिरमिटिया मजदूर। नाम देखे हैं गिरमिटिया मजदूर है। अब गिरमिटिया मजदूर लिखल है, अब समझ में नहीं आया कि गिरगिट को कहेंगे कि क्या कहेंगे, क्या कहता है। तो अब आप समझ लीजिएगा और आपको समझा दे रहे हैं गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। देखिए गिरमिटिया मजदूर का मतलब हो गया क्या चीज कि देखिए जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश पर आक्रमण कर लेता था, कब्जा में कर लेता था, उपनिवेश उसको बना लेता था, तो वहां के मजदूरों को एक निश्चित समय के लिए हस्ताक्षर करवा करके उसके परिवार से, है ना, अनुबंध पर, अनुबंध के मतलब है कि आपको हम ले जा रहे हैं, इतना साल के लिए रखेंगे, इतना रुपया देंगे, है ना, उसको दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। कहां भेज दिया जाता था? दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाता था काम करने के लिए, समझे कि नहीं? तो वैसे मजदूर को हम लोग क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर। क्या कहते थे उसको? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और उनको कहां भेजा जाता था? तो उनको भेजा जाता था सड़क बनाने के लिए, है ना, चूंकि नवाब लोग न थे, जो भैया इंग्लैंड वगैरह सबका आदमी क्या था? नवाब लोग था सब, है कि नहीं? काम नहीं करना चाहता था, तो काम करने के लिए वह क्या करता था? तो काम करने के लिए वह वैसे मजदूरों को, है कि नहीं, दूसरे देशों में ले जाता था। किसके आधार पर? एक निश्चित समय के लिए, है ना, अनुबंध पर। अनुबंध का मतलब हो गया कि भैया आप इतना ही समय के लिए जा रहे हैं और वहां पर आप दिन रात मजदूरी करते रहिए, उसके बदले में उसको आपको पैसा मिल जाता था, है कि नहीं? तो ऐसे मजदूर को हम लोग क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। समझ में आ गई बात? और इसमें भारत के भी कुछ मजदूर थे, है ना, और ज्यादातर मजदूर थे आपको मैंने पश्चिमी बिहार से, है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश से और दक्षिण अफ्रीका के भी लोग बहुत ज्यादा इस समय मजदूरी में जाते थे, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर समझ लीजिए ये किसके द्वारा ऐसा होता था? जब औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा। औपनिवेशिक शक्ति का मतलब क्या? मजबूत देश के द्वारा, है कि नहीं? और औपनिवेशिक देश का मतलब क्या होगा? जो कमजोर देश है। कौन सा देश है? कमजोर देश है। तो जब औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा, लिख देते हैं इसको, जब औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा, औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा, है ना, जब औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा अपने उपनिवेश के मतलब क्या? जैसे औपनिवेशिक शक्ति कौन हो गया? इंग्लैंड को मान लीजिए, है ना, उसका उपनिवेश भारत हो सकता है, दक्षिण अफ्रीका हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यही सब ना हो सकता है। तो अपने उपनिवेश यानी कि गुलाम उपनिवेश देश कर दिए उसको। क्या कर दिए? उपनिवेश देश से क्या करता था, है ना, मजदूरों को अनुबंधित, कैसे? अनुबंधित। समझ में आ रही है बात? मजदूरों को अनुबंधित बोले तो अनुबंधित आप नहीं समझ में आ रहा था, समझौता पर। क्या चीज पर? समझौता पर। समझौता भी नहीं समझ में आया तो नहीं आया था एग्रीमेंट पर। अब समझ में आया? एग्रीमेंट पर। अब समझ में आ गया ना? है कि नहीं? एग्रीमेंट पर, है ना, एग्रीमेंट के तहत, है कि नहीं? कैसे तहत? एग्रीमेंट के तहत एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, अरे निश्चित क्या हो जाता था सब, में नहीं करता था सब, है ना, एक निश्चित समय के लिए कार्य करने के लिए, उनका वहां पर कलम चलाने के लिए ले जाएगा, कार्य करने के लिए, है कि नहीं? कहां? कार्य करने के लिए। कार्य क्या चीज का होता था? उस समय रबर की खेती बहुत होती थी। क्या चीज का? रबर का खेती होता था, है ना। या मान के चलिए कि खाद्यान्न वगैरह में सबको काम करने के लिए, है कि नहीं? खाद्यान्न में खादान होता है ना, जहां से कोयला ये सब जो निकलता है, अबरेक ये सब निकलता है, उसमें खाद्यान्न में। और खाद्यान्न में ही नहीं, जैसे उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए सड़क, यातायात के लिए सड़क की जरूरत होती थी, उसमें, है कि नहीं, या रेलवे उलवे बनता था, उसमें उन सभी चीजों में सबको काम पर ले जाता था, है कि नहीं? रेलवे, है ना, कार्य करने के लिए। तो ये तो मान रहा कौन कौन से कार्य करने के लिए? कार्य करने के लिए दूसरे देश में। कहा? दूसरे देश में। दूसरे देश
तो दूसरा देश में कौन कौन से देश में इन लोग ज्यादातर गिरमिटिया मजदूर रहते थे? तो एक देश था जिसका नाम है त्रिनिदाद। क्या नाम था? त्रिनिदाद। दाद खात फैल है ना, त्रिनिदाद है ना, इसका नाम था त्रिनिदाद, इसी में जुड़ा हुआ था। एवं जिसको कहते थे टोबैगो, क्या कहते थे? टोबैगो। टोबैगो, इसको कहा ही जाता था त्रिनिदाद एवं टोबैगो, समझे कि नहीं? या नाम सुने होंगे फिजी, है ना, क्या नाम सुने होंगे? फिजी। फिजी में नहीं, और जगह जाते थे, श्रीलंका में भी लोग जाते थे। कहां जाते थे? श्रीलंका में भी काम करने के लिए, जैसे श्रीलंका भी कब्जा में था इंग्लैंड का, समझे कि नहीं? तो वहां भी काम करने के लिए जाता था, श्रीलंका वगैरह में भी जाता था, मॉरिशस जाता था। कहां जाता था? मॉरिशस, है ना, मॉरिशस जाता था। और कहां जाता था? तो सूरीनाम। कहां जाता था? सूरीनाम। का नाम रहा है, इसे पता चला है। इन सभी देशों में जो है ना, इन सभी देशों में गिरमिटिया मजदूर दूसरे देश में, कहा दूसरे देश में, है ना, लाया जाता था। क्या किया जाता था? लाया जाता था। जैसे भारत के आदमी को कहां भेजता था? ज्यादातर श्रीलंका, मॉरिशस समय भेजता था, समझे कि नहीं? दक्षिण अफ्रीका वाला को इधर भेजता था, जो जहां से नजदीक पड़ता था वहीं से, है ना, अनुबंध पर एक निश्चित समय के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था, काम करवाया जाता था। इन सारे जगहों में काम करवाने के लिए उनको ले जाया जाता था। तो वैसे मजदूरों को हम लोग क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। क्या कहते थे? है ना, ले जाया जाता था, उसे हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरमिटिया। उसको क्या बोलते हैं? गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अब आ गया समझ में? उसको क्या कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई समझ में? देखिए, गिरमिटिया मजदूर अगर भारत से पूछेगा कि भारत के किस हिस्से से जाते थे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से, है ना। भारत में कहां से जाते थे, कैसे जाते थे? तो भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी यूपी से जाते थे, पूर्वी यूपी से। अब यूपी के जस्ट नजदीक में है बिहार, बिहार के लिए पश्चिम हो गया, तो पश्चिमी बिहार से, कहां से? पश्चिमी बिहार। पश्चिमी बिहार में सर देखिए, राजस्थान आपका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश, ये सब जो है बीच में है, तो या गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यही सब ना होगा, है ना, केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो ये सब क्या है? इधर चलिए, दक्षिण में है, पश्चिम में है, तो यही साइड से सबको, पंजाब वगैरह है। तो ये सभी जगहों से पश्चिमी बिहार, है ना, पश्चिमी बिहार बोले तो पश्चिमी बिहार में कहां से? तो पंजाब से, हरियाणा से, कहां से? हरियाणा वगैरह से। और कहां से? तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से, है ना, तमिलनाडु से, है ना, ले जाया जाता था। समझ में आ गई बात है? तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप लोग, है ना, लिख दीजिएगा। ले जाते थे, ले जाते हैं, ले जाते थे, ले जाते थे। श्रीलंका वगैरह में तो यहीं से ले जाते थे लोग, समझे कि नहीं? तो ये हो गया। अब देख लीजिए स्थिति, यहां तक अगर स्थिति को समझ लिए तो अब जरा सा आगे पढ़िए। आगे क्या पढ़िएगा देखिए ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? जोर से बोलबे नहीं करता है। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध यही ना हुआ था, 1914 से 1918 तक। 100 बार तो हम बोले होंगे, समझे कि नहीं? इसमें जो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? अमेरिका को छोड़, सब यूरोप वाला देश भिखमंगा हो गया था। ब्रिटेन ही काहे नहीं हो, भिखमंगा हो गया था। अगर नहीं होता तो अभी इंग्लैंड भारत को भी नहीं छोड़ता। ये तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कि सबको भागना पड़ गया था। इतना ना कमजोरे हो गया था कि अब शासन ब्रिटेन में बचाना उन लोगों को मुश्किल हो जाता, तो भारत को तो लाचारी में छोड़ना पड़ा था, समझे कि नहीं है? तो इसमें सिर्फ धनवान देश कौन बना था? अमेरिका। अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश बना था उस समय प्रथम विश्व युद्ध में। बाकी सब देश, मैंने सब देश का मतलब क्या चीज? ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन वही इंग्लैंड है, फ्रांस हो गया, ये सब जो देश थे, जर्मनी हो गया, है कि नहीं? और किसको ले लीजिएगा तो मैंने जर्मनी, जापान हो गया, ये सब क्या बन गया? भिखारी बन गया, सब भिखमंगा हो गया, भिखारी बन गया। और अमेरिका और रूस लगभग क्या हो गए? धनवान। अमेरिका क्या बन रहा था? धनवान बन रहा था, धनवान बन रहा था। आ गया समझ में ना?
अमेरिका क्या हो गया था, धनवान बन गया था। तो देखिए, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जब ये सब भिखमंगा बन गया, तो भिखमंगा क्यों बना? इसलिए बना कि आर्थिक मंदी आ गई। क्या आ गई? आर्थिक मंदी। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में क्या हो गया? आर्थिक मंदी। क्या हो गया? आर्थिक मंदी आ गया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में क्या आ गया? आर्थिक मंदी। और सर ये आर्थिक मंदी आ गया, इसका मतलब बताइए, तो ध्यान से समझिए। आर्थिक मंदी आ गया, क्या आ गया? आर्थिक मंदी आ गया। और ये समय था करीब करीब 1929 में। हम इसके बाद बोल रहे हैं बार बार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोल रहे हैं ना। तो 1929 ईस्वी के आसपास में क्या हो गया? आर्थिक मंदी आ गया। आर्थिक मंदी सर किसको कहते हैं? अब आर्थिक मंदी का मतलब समझ लीजिए, व्यापार कम हो जाए। व्यापार क्या हो जाए? कम हो जाए। उत्पादन घट जाए। उत्पादन घट जाए। उपभोक्ता का जेब, माने जो खरीदने वाला है उसका जेब खाली हो जाए। समझे कि नहीं? मांग जो है बढ़ जाए, लोग बेरोजगार हो जाए, कंपनी बैंक दिवालिया घोषित हो जाए। समझे कि नहीं? बाजार में मुद्रा का, वस्तु का कीमत खत्म हो जाए, घट जाए, पैसा का वैल्यू नहीं रहे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक मंदी। क्या बोलते हैं? आर्थिक मंदी। अगर इतना समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझिए। कैसे समझिएगा? दूसरे तरीके से। अब बताइए, अर्थव्यवस्था के कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, एक हो गया द्वितीयक क्षेत्र, और एक हो गया तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा। क्या आता है? सेवा। व्यापार। सेवा बोले तो व्यापार, नौकरी चाकरी, यही सब। समझे कि नहीं? यह तृतीयक क्षेत्र हो गया। पहला हो गया कृषि पर लोग डिपेंड होते हैं, या लोग डिपेंड होते हैं उद्योग धंधा पर, कल कारखाने पर, या लोगों का जीवन यापन चलता है नौकरी, गैर सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी या व्यापार पर। यही ना 3 क्षेत्र पर चलता है। और तीनों के क्षेत्र का ठप पड़ जाना, तीनों क्षेत्र क्या पड़ जाना? ठप पड़ जाना। बैंक को दिवालिया घोषित कर देना। समझे कि नहीं? कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। इसी मुद्रा है ना। अब इस बात को समझिए, मुद्रा एवं वस्तु का वैल्यू घट गया, मुद्रा का भी वैल्यू घट गया, पैसा का कोई कीमत नहीं रह गया। तब उसी चीज को क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी। उसको क्या बोला जाता है? आर्थिक मंदी। आ गया समझ में? तो आर्थिक मंदी आ गया 1929 ईस्वी में। समझे कि नहीं? कब आ गया? आर्थिक मंदी आ गया। लिखना पड़ेगा आर्थिक मंदी के बारे में कि हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो हम आगे बढ़े, लिख देते हैं। बल्कि आर्थिक मंदी का मतलब क्या? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। 3 क्षेत्र कौन कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, ये काम हो जाएगा है ना। हो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और एक हो गया आपका तृतीयक क्षेत्र। क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र में आता है व्यापार। और इन तीनों का ठप पड़ जाना, इन तीनों का ठप पड़ जाना, ठप पड़ जाना है ना। और क्या चीज हो सकता है ठप पड़ गया? या कह सकते हैं कि बैंक और कंपनी दिवालिया घोषित हो गया। बैंक और कंपनी क्या हो गया? दिवालिया घोषित हो गया, दिवालिया घोषित। साथ ही है ना, मुद्रा का वैल्यू कम, वस्तु का वैल्यू कम, वस्तु का वैल्यू कम। आगे समझ में? ये सब जब हो गया तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी। और यह आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई थी, है ना। इससे छुटकारा पाने के लिए, है कि नहीं, इससे विश्व आर्थिक मंदी से निपटने के लिए,
है ना, विश्व आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय क्या थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक व्यवस्था लाई थी। क्या लाई थी? एक व्यवस्था लाई थी। उस व्यवस्था को कहा जाता है न्यू डील। न्यू डील व्यवस्था 1933 ईस्वी में। कब लाया था? 1933 ईस्वी में लाया था, जिसे लागू किया, है ना। किस लिए भैया? आर्थिक मंदी से बचने के लिए। तो विश्व आर्थिक मंदी से, देखिए क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंदी से बचने के लिए किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति, नाम बताइए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में क्या लाया था? न्यू डील, है ना। क्या लाया था? न्यू डील लाया था। आ गया समझ में? और किसी तरह से उस समय विश्व में आर्थिक मंदी से हल्का फुल्का निजात मिला। उसके बाद देखिए, एक होता है, आपको पढ़ने के लिए आता है शेयर बाजार। ऐसे हम शेयर बाजार आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या है? देखिए, शेयर बाजार का मतलब क्या होता है? वैसा बाजार जहां बाजार या कंपनी का मूल्य निर्धारण होता है। जैसे किसी भी सामान को बेचना है, तो सामान को बेचने के लिए एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक मूल्य निर्धारित किया जाता है, और उस मूल्य के बाद आपको बोलना है, बोली लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बोली। कि आप कितना, जैसे कोई मोटरसाइकिल वगैरह कंपनी बेच रही है तो 70,000, तो आप बोलिए 80,000, वो बोला 90,000, चलिए 90,000 में फाइनल। समझे कि नहीं? तो यही शेयर बाजार लगभग यही सब चीज है। तो उसमें क्या होता था? निर्धारण होता था। एवं कंपनी जो है, कंपनी क्या करती थी? शेयरों का खरीद बिक्री करती थी। किसके माध्यम से? तो वह कंपनी शेयरों का खरीद बिक्री करती है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। कैसे? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। और ये कैसे होता है? तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के द्वारा होता है। शेयर मार्केटिंग आप इसलिए जाकर शेयर नहीं खरीदिएगा कि शेयर दो, वो कहां से होता है? मोबाइल वगैरह में, है कि नहीं? लैपटॉप वगैरह से होता है, मैंने कंप्यूटर से होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शेयर बाजार। उसे क्या कहते हैं? शेयर बाजार। अब देखिए, कंपनी कहा कि हम शेयर बेच रहे हैं। अब समझ लीजिए, अब यहां पे बात समझिए बहुत ध्यान से। कंपनी क्या क्या शेयर बाजार बेच रहा है? तो आपको अगर लेना है, तो मान के चले कि 1,000 का शेयर है, तो 1 करोड़ लोगों ने खरीद लिया। 1,000 रुपया लगाया, उसमें कंपनी को दिया। कितने लोगों ने दिया? 1 करोड़ लोगों ने। तो 1 करोड़ लोगों ने अगर 1,000 रुपया दिया, तो 1,000 करोड़ उस कंपनी के पास आ गया। कितना रुपया हो गया? कंपनी को कितना आ गया? 1,000 करोड़। यानी कंपनी के पास तो बहुत रुपया हो गया। अब उस रुपया को वह क्या करेगा? वह उस पूंजी को दूसरे जगह इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? दूसरे जगह इन्वेस्ट करेगा उसको। अगर उसको लाभ होगा, तो जितना लोग उसका 1,000 का शेयर खरीदा था, उस सबको पैसा देगा वो। आपका 1,000 का 1,000 रह गया, और जितना लाभ हुआ कंपनी को, सब लाभ सभी में 1,000 में वो बांट दिया। तो आप कभी कभी शेयर खोलिएगा तो देखिएगा कि 1,000 के बदले में आपको 4,000 रुपया हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया जी, 1,000 लगाए थे, 1 लाख लगाते तो 4 लाख हो जाता है कि नहीं? और कभी कभी कंपनी अगर घाटे में चली जाएगी, तो मालूम चला कि 1,000 लगाए थे, 1 रुपया नहीं बच रहा है, या 200 बच रहा है, या 400, तो उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। हानि होने का संभावना कम ही रहता है, क्योंकि पैसा से पैसा बनता है कि नहीं? घाटा बहुत कम होता है। तो कंपनी के पास जब रुपया ज्यादा हो जाएगा, तो वह लाभ को सभी शेयरों में बांट देगा। यही है शेयर बाजार। भारत में शेयर बाजार है ना। भारत की अगर बात करेगा कि स्टॉक एक्सचेंज कहां है, तो मुंबई में 2 जगह है ना। एक है मुंबई में है, मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे उसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना ही जाता है। और दूसरा जो है, एक और गली है जिसका नाम है दलाल स्ट्रीट। दलाल माने दलालियों का ना काम ही हो रहा है जी, लगाइए पाइए। तो उसका नाम है, उसका गलिया के नाम में लोग रख दिया कि दलाल गली, दलाल स्ट्रीट।
तो मुंबई में 2 जगह स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था है। पूछा गया है क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, समझे कि नहीं? तो इसके बारे में आप लोग समझ गए, शेयर बाजार के बारे में। तो चलिए शेयर बाजार के बारे में लिखे थे, वैसा बाजार जहां लिए थे इसका, ताकि आप लोगों को लिखना पड़ता है ना, वैसा बाजार जहां है ना किताब में, हाँ मिलेगा। वैसा बाजार जहां बाजार या कंपनी का मूल्य निर्धारण होता है, जहां बाजार या कंपनी का क्या होता है, मूल्य निर्धारण होता है। कंपनी का क्या होता है, मूल्य निर्धारण होता है। क्या होता है, कंपनी का मूल्य निर्धारण होता है। एवं कंपनी को, एक मिनट, एवं एवं क्या तो बोल रहा था, हाँ ध्यान समझिएगा, निर्धारण होता है एवं कंपनी का शेयर का बाजार, है ना, कंपनी का शेयर का खरीद बिक्री, क्या चीज, कंपनी के शेयर का क्या चीज, खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे शेयर बाजार कहते हैं, उसे शेयर बाजार कहते हैं। समझे कि नहीं? भारत में अगर पूछेगा, भारत में, है ना, भारत में स्टॉक एक्सचेंज कहां है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज, तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में। कहां है, मुंबई में है। कहां है, मुंबई में है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। आगे समझ में ना? भारत में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई का एक और जगह है जिसको हम लोग कहते हैं दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट में भी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट में भी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे शेयर का क्या होता है ना, खरीदा और बेचा जाता है। आप वहां पे पैसा लगाइएगा, आपको ये होगा। अब आता है दूसरा टॉपिक, है सट्टेबाजी। क्या है, सट्टेबाजी। सट्टेबाजी, कंपनी का कुछ हिस्सा बेचना क्या कहलाता है, सट्टेबाजी, जिस पर बोली लगाई जाती है। आप लोग सट्टा लगाते हैं ना, ना लगाते हैं? अच्छा अच्छा। कंपनी का कुछ हिस्सा, कंपनी का कुछ हिस्सा का बेचना ही, कंपनी का कुछ हिस्सा बेचना ही क्या कहलाता है, सट्टेबाजी कहलाता है। सट्टेबाजी कहलाता है, सट्टेबाजी कहलाता है। समझे कि नहीं? जैसे कंपनी का कुछ सामान है जो बिक नहीं रहा हो, या वह एक्सपायर कर गया, एक्सपायर करने वाला होता है। जैसे कभी कभी नहीं देखते स्वेटरवा के एकदम, जो स्वेटर हम लोग जब खरीदे जाते, जैकेट वगैरह खरीदे जाते थे जाड़ा के दिन में 1000-1200 में जाता था, और किसी कारणवश अब वो देख रहा है कि गलने लगा, सड़ने लगा, फटने लगा, या मान के चलिए कि चूहा हुआ कुछ कहीं कहीं कुतर जाते, बस एक छेद है, इतना में हम दे देंगे, ले जाइए। हर नहीं, बाबू ने तनी सुन खाली धागा कवर गया, 1100 के सामान 100 में, 200 में, बोलिए लगाइए, बोली कितना में लीजिएगा? देना है तो 50 रुपया में दे जाते हैं हम। अरे ले जा ले जा ले जा ले जा, सब माल हटा, है कि नहीं? सट्टेबाजी हो गया। अब आ जाइए आगे, द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी देख लीजिए थोड़ा सा। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। 6 साल चला था, वो वाला 4 साल चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल, और तृतीय विश्व युद्ध कितने साल चला? अभी हो भी नहीं किया है, तो कह देना कि हाँ सर 10 साल वो चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितना साल? 6 साल, है ना। इस युद्ध के बाद एक तो प्रथम विश्व युद्ध में भिखारी हो गया था,
समझे कि नहीं? प्रथम विश्व युद्ध में वो सब लड़ने की स्थिति में अब नहीं रहेगा कि बाप बाप कर रहा था सब देश, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना यूरोपीय देश था वो कंगाल हो गया। कंगाल क्या हो गया? कंगाल। एक तो पहले ही कंगाल था, दूसरे में और कंगाली आ गया। कब? जब दिल्ली वाला लड़ाई हुआ तब। समझे कि नहीं? एकदम जब भी किसी भी देश में युद्ध होगा ना भैया, तो वह देश कंगाल ही होगा, क्योंकि उतना ना खर्च होता है। एक मान के चलिए कि तनी रॉकेट वगैरह सब गिर जाता है, या जो है ब्रह्मोस्त्र वगैरह ये सब बर्बाद हो जाता है, तनी रुपया के खरीदाता है जी, और वो सब बर्बाद हो जाता है। तो कंगाल हो गया। सैनिक मरा से अलगे मरा, आर्थिक स्थिति समाप्त हो जाती है, तो सब देश कंगाल। लेकिन दो देश पूरा उजागर हुआ, खूब एकदम कमाया, सामान बेच बेच के और बर्बादों किया उसको। एक देश था अमेरिका और दूसरा देश था रूस। समझे कि नहीं? इस देश क्या बन गया? धनवान। अमेरिका माला माल हो गया, संपत्ति वाला हो गया, धनवान हो गया। और दूसरा देश फिर कौन धनवान हुआ? तो एक हो गया रूस। तो समझिए बात को। अब अमेरिका बहुत चालाक ना था, बोला कि कंगाल तो हम ही किए हैं, तो अब एक के कंगाली से बचाना होगा। तो कंगाली से बचाने के लिए उसने 2 बैंक खोला। कहा कि तुम्हें कर्जा लो, बैंकवा से क्या लो? कर्जा लो। और कर्जा के बदले हमको करना क्या है ना कि तुम लोग जब ठीक हो जाओगे तो फिर सूद दे देना, है कि नहीं? तो ओखली का सूद आता है, 1 लाख और 2 लाख रुपए लेता होगा देशमान, और वो खरबों में लेता है उस सब, है ना? ओखली के लिए, हम लोगों के लिए बाप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना रुपया होता है। एखरी एक में 36,000 करोड़। जैसे लगता है कितना सिंपल बात बोल रहा है। एक तो 36 करोड़ ही कितना बड़ा है, 3600 कितना बड़ा हो गया, 36,000 करोड़। आखिर कम है। अच्छा इतना नहीं हो सकता है। अच्छा 3 लाख करोड़ ले, हजार में 3 लाख करोड़ हो गया। दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं? दिमाग खराब। तो ओखली का लोन लगा था, नहीं लगा, बहुत रुपया लेगा। अमेरिका चला के क्या 2 बैंक खोला था, सबको लोन देता था कि तुमने ठीक हो जाना, सब लौटा देना। एक बार जब किसी को मदद कर देगा, एक तो मददगार हो गया ये, और दूसरा चीज है ओखली कर्जे भरते 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 परेशान है देश, है कि नहीं? अमेरिका बम बम कर रहा है एकदम, है कि नहीं? एक तो पहले कंगाल बनाया और दूसरा कंगाली से उबारने के लिए सबको कर्जे भी दे रहा था। ये समझे कि नहीं? बहुत चालाक देश था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश क्या हो गए? कंगाल हो गए, है ना? इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद क्या हो गया भैया? यूरोपीय देश क्या हो गया? कंगाल। यूरोपीय देश क्या हो गया? कंगाल। यूरोपीय देश हो गया क्या चीज? कंगाल। समझ में आ रहा बात है? और अमेरिका क्या हो गया? माला माल। अमेरिका माला माल, धनवान हो गया था। कैसा देश हो गया था? धनवान, संपत्ति वाला। अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने समझाया, इस कंगाली से निकालने के लिए 2 बैंक खोला और कहा कि हम लोन देंगे। क्या देंगे? लोन। अमेरिका ने क्या कहा? 2 बैंक खोला, 2 बैंक खोला, कहा कि आप लोगों को हम क्या देंगे? लोन देंगे। क्या देंगे? लोन देंगे, कंगाली से निकालने के लिए। कंगाली से निकालने के लिए आ गया समझ में? कंगाली से निकालने के लिए। इसके लिए अमेरिका ने क्या किया? देखिए ध्यान से। इसके लिए अमेरिका ने ही सभी देशों के लोगों को बुलाया, मतलब जिसको जिसको लोन चाहिए था, है ना? और ये कहां बुलाता है? ब्रेटन वुड में। कहां बुलाता है? ब्रेटन वुड। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम क्या है? ब्रेटन वुड। नाम क्या है? अमेरिका कहां सबको बुलाता है? अमेरिका क्या करता है? सब देश को आमंत्रित करता है। अब सब देश को बुलाता है। कहां बुलाता है? तो अब सब देशों कहां बुलाएगा? ब्रेटन वुड में। ब्रेटन वुड यह जगह कहां है? अमेरिका में ही है। तो वहां बुला के क्या किया? सम्मेलन किया। क्या किया? सम्मेलन करता है। क्या करता है? सम्मेलन। तो इसीलिए इस सम्मेलन को क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड सम्मेलन। क्या कहते हैं इसको? ब्रेटन वुड सम्मेलन, जिसमें ये अपनी बात को समझाता है कि हम आपको क्या करेंगे? लोन देंगे। और यह सम्मेलन होता है कब?
1944 ईस्वी में। कब होता है? 1944 ईस्वी में। इसके तहत 2 बैंक खुलता है। कितना बैंक? 2 बैंक खुलता है। पहला बैंक जो खुलता है उसका नाम है WB। आश्चर्य में ना रहो, WB का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक या इसी को कहते हैं विश्व बैंक। ये खुला। और दूसरा जो है किताब में आपका है ना, और दूसरा जो बैंक खुला उस बैंक का नाम था IMF। क्या नाम था? IMF। आई से हो गया इंटरनेशनल, एम से हो गया मॉनेटरी, और एफ से हो गया फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हिंदी में बात करें तो इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या नाम था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इन लोगों से जिन देशों को लोन लेना था, ये था लोन देने वाला बैंक। इसको इसी को कहा गया जुड़वां बहन। इसको क्या कहा गया? जुड़वां बहन। इस बैंकवा को क्या कहा गया? जुड़वां बहन। जो क्या कर रहा था? लोन दे रहा था। पढ़ना है आपको, आया हुआ है क्वेश्चन, है ना? देखिएगा सब किताब में हम लिख दिए हैं, है ना? जुड़वां बहन या लोन दे रहा था ये, इसलिए इसको क्या कहते थे? जुड़वां बहन। जिनको जिनको जरूरत थी वो सब लोन यहां से ले रहे थे। युद्ध जब समाप्त हुआ, युद्ध जब समाप्त हुआ, ध्यान समझिएगा, युद्ध जब समाप्त हुआ तो 2 देश, कौन कौन? अमेरिका और रूस शक्तिशाली बना। क्या बना? शक्तिशाली बना। इन दोनों के बीच में गृह युद्ध, शीत युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? शीत युद्ध। शीत युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या छिड़ गया? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध किसको कहते हैं? बस बहुत आसान है शीत युद्ध समझना। आप लोग घर में है कि नहीं, आप लोग देखिएगा, एक घर वाले की औरत दूसरे घर वाले की औरत से हाथ उलार उलार के लड़ती है, मारा पीटी नहीं करेगी। मारा पीटी का मतलब समझे? डंडा नहीं चलेगा, है कि नहीं? गोलीबारी नहीं होगी, धक्का धुक्की नहीं होगी, फैटा फैटी नहीं होगी, लेकिन गोली खूब लड़ेगी, बोल बोल के खूब लड़ेगी, ऐसे ऐसे उलार उलार के हाथ से लड़ेगी। तो जो उधर से औरत लड़ रही है, इधर से औरत लड़ रही है, उलार उलार के, है कि नहीं? हाथ ऐसे ऐसे करके, है ना? गाली खूब चलेगा इसमें, क्या फटुआ, ये झांसा, है ना, ये वो, इस टाइप से जो चलेगा उसी को बोला जाता है क्या चीज? उस लड़ाई को हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। समझ में आ गई बात ना? जहां देखिएगा तो बोलिएगा क्या शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन जहां लाठी का मार हो गया, खंती से मार हो गया, गोली पिस्तौल चल गया, तब तो भैया शीत युद्ध विश्व युद्ध है कि नहीं? जहां अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होता तो युद्ध हो गया। इसको क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। तो इन दोनों के बीच में क्या चलने लगा? शीत युद्ध चलने लगा। हाथ उलार उलार के लड़ रहा था ये सब, है कि नहीं? तो इन लोग लड़ेगा वैसे जैसे औरत लड़ती है वैसे। हाँ, गाली गलौज तो हो रहा था, इसमें कहीं शंका नहीं था। ये कहता था कि हमारा जो सिद्धांत है वह पूंजीवाद का सिद्धांत है। पूंजीपति लोग शासन करेंगे, बाकी सभी लोग व्यापारी करें क्या और अन्य काम करें। और ये था समाजवाद का समर्थक। ये क्या था? समाजवाद का मतलब क्या होता था समझ लीजिए। जो पूंजीवादी का समर्थक था वह अमेरिका उसको सहायता करता था, और जो समाजवाद का समर्थक था उसको रूस समर्थक करता था, रूस समर्थन करता था, और उसका दुश्मन हो गया। जैसे जो पूंजीवाद का सिद्धांत रखता था तो वह रूस का दुश्मन हो गया, और जो समाजवाद का प्रेम रखता था वह अमेरिका का दुश्मन हो गया। अब कहा सब देश से लोग पूछता था कि तुम लोग किसको मानोगे, हमारी किसकी? तो हमारी, आ जाओ हम तुमको सहायता करेंगे, सब दिन सहायता करेंगे। ये दोनों इस तरह से गुट बना लिए। क्या बना लिए? गुट बना लिए। बहुत सारे देश अमेरिका से भी जुड़े, जो पूंजीवादी को मानते थे वह अमेरिका के साथ जुड़े, और जो होते थे वह अमेरिका के लिए दोस्त बन जाते थे।
और रूस से उनकी दुश्मनी हो जाती थी, और रूस के बात को जो माना वह रूस से दोस्ती हो गया, वह अमेरिका उसका दुश्मन हो जाता था। समझ में आ गई बात? इसी को बोलते थे शीत युद्ध। दोनों के बीच में शीत युद्ध चलने लगा, यानी कि दोनों के बीच में टोना टोनी होने लगा, कोई मार धाड़ नहीं हो रहा था। भारत से पूछा गया, किससे पूछा गया? भारत से, कि आप कौन रहिएगा, है कि नहीं, आप किसको मानिएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि देखिए, हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे और नहीं तो दोनों के पक्ष में रहेंगे। तो जो दोनों के पक्ष में हो या दोनों के पक्ष में नहीं हो, उसको बोला जाता है गुट निरपेक्ष। उसको क्या बोला जाता है? गुट निरपेक्ष। जरूरत पड़ने पर हम अमेरिका देने भी रहेंगे और जरूरत पड़ने पर हम रूस के भी तरफ से रहेंगे। भैया, हम आपको खुलेआम नहीं बोलेंगे कि हम अमेरिका की तरफ हैं या रूस की तरफ है। उन्होंने खुलेआम नहीं कहा था। बहुत अच्छी नीति बनाई थी जिसको कहा गया था गुट निरपेक्ष। क्या बनाया गया था? गुट निरपेक्ष। तो भारत से पूछा गया कि आप करने रहिएगा, तो ये कहा कि हम गुट निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष। न तोरा देने, न ओकरा देने, न दोनों देने। समझे कि नहीं? न हम ओकर न तोर, हम दोनों देने हैं, है कि नहीं? गुट निरपेक्ष है, सबसे बढ़िया नीति। किसने कहा था ये वाला बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा किए कि खराब किए थे? ये अच्छा किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय पूछा था। अब तो पूछ के देखे ना, अब तो अपने शक्तिशाली से फहरा देंगे ऐसे ही हम, है कि नहीं? भारत सामने अभी भारत बहुत ताकतवर देश हो चुका है, याद रखिएगा। समझे कि नहीं? अब भारत से हाथ मिलाना है, मतलब भारत से सबको दोस्ती करना चाहता है, लेकिन भारत शांतिवादी देश है, वह जल्दी किसी पर आक्रमण नहीं करता है। सिक्किम एगो राज्य है, उबरियारी कहा था कि हमको अपने में मिला लीजिए, तब उसको अपने में मिलाए थे। वह उसको चिरमा बहुत तबाह करता था, है ना? नहीं तो किसी को मिलाने भी नहीं जा रहे थे, समझे कि नहीं? लेकिन सिक्किम का नाम सुने ना, सिक्किम रिक्वेस्ट पर मिलाए थे। फिर धीरे धीरे रूस क्या हो गया? 15 भाग में टूट गया। कितना भाग में टूट गया? 15 भाग में। 15 भाग में टूटा है, तैयो आज के डेट में सबसे बड़ा है ये, यानी कि 15 भाग में टूटने पर ही सबसे बड़ा है। यूक्रेन वगैरह इसी का पार्ट है अभी जी, यूक्रेन से लड़ाई चल रहा है, तो रूस का एक पार्ट है वो, समझे कि नहीं? अब जब सब एक हो जाएगा तो सोचिए कितना शक्तिशाली होगा, है कि नहीं? भारत रूस अभी भी कितना भाग में टूट गया है? 15 भाग में। फिर क्या हो गया? फिर शीत युद्ध समाप्त हो गया। फिर शीत युद्ध जैसे कमजोर होगा तो समाप्त नहीं होगा, शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गई सभी को बात? किसी को दिक्कत है? अब जरा सा पढ़ लेते हैं विश्व बाजार। क्या पढ़ लेते हैं? विश्व बाजार। विश्व बाजार को समझिए। विश्व बाजार क्या है? देखिए, विश्व बाजार वैसा बाजार जहां विश्व का सभी वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हो, समझे कि नहीं? विश्व का सारा चीज सबको जिसको इच्छा हो खरीद सके, वैसे बाजार को क्या कहते हैं? विश्व बाजार। समझे कि नहीं? तो विश्व बाजार कैसे कहेंगे? वैसा बाजार जहां, वैसा बाजार जहां विश्व का सभी वस्तुएं, विश्व का सभी वस्तुएं, विश्व का सभी वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हो, सभी के लिए उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। उसे विश्व बाजार कहते हैं। आ गया समझ में? देखो देखो, विश्व बाजार में जहां सब कुछ मिले। भारत में वैसा कौन जगह है जहां पर विश्व की सारी वस्तुएं मिलती हैं? तो मुंबई में। कहां? मुंबई में। तो मुंबई क्या हो जाएगा? विश्व बाजार हो जाएगा। मुंबई हो गया। और भारत में और एक जगह कलकत्ता। कलकत्ता में भी विश्व की सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा क्या चीज? मुंबई। उसी प्रकार से आपको लंदन हो गया, मतलब इंग्लैंड में क्या हो गया? लंदन। हाँ, तू तनी उच्चारण कम बोलो, है कि नहीं? तो लंदन हो गया। इसके बाद जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में भी विश्व बाजार है कि नहीं? कौन हो गया? पेरिस। इसी प्रकार से अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया। क्या हो गया? न्यूयॉर्क, जहां विश्व की तमाम चीजें मिल रही हैं।
तो ये सब हमारे विश्व बाजार हो गए। तो कोई पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि मुंबई क्या है, इसको विश्व बाजार कहेंगे? यस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विश्व बाजार। अब आ जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहेंगे? वैसी कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में होता हो, वह कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में होता हो उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। वैसा कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में होता हो, अधिक देशों में होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे टाटा कंपनी। टाटा कंपनी खाली भारत में है, आप दूसरे भी देशों में जाइएगा तो टाटा का, लोहा का, ये सब का नाम है और वहां पे कंपनी चलती है कि नहीं? तो टाटा कंपनी हो गया। अब देखिए जैसे रिलायंस कंपनी, जियो। जियो खाली भारत में थोड़ी है, सब जगह है। अब रिलायंस नहीं रह गया, अब लिखो जियो। अब क्या लिखेगा? जियो, है कि नहीं? तो जियो भारत में भी है, अन्य देशों में भी है जियो, है ना, अपना व्यापार फैला रही है। इसके बाद देखिए कोका कोला, नाम सुने हैं? पीने वाला कोका कोला, हम लिख देते हैं कोको कोला। कोको कोला ये भी बहुत जगह देशों में मिलता है कि नहीं? कोको कोला भी कहां मिलता है? बहुत सारे देशों में मिलता है। जैसे वीवो, वीवो भी कंपनी है, बाहर की कंपनी है कि नहीं? जैसे सैमसंग, सैमसंग दक्षिण कोरिया का है, भारत में उसका व्यापार नहीं हो रहा है क्या? तो सैमसंग हो गया। सैमसंग यह कहां की कंपनी है भैया? साउथ अफ्रीका की है, समझे कि नहीं? सैमसंग, और भारत में भी व्यापार कर रही है। तो एक देश के अलावा दूसरे देशों में जिसका व्यापार हो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे, है कि नहीं? सैमसंग का नाम सुन रहे होंगे। हीरो होंडा का नाम सुने हैं? हीरो और होंडा, पहले हीरो और होंडा एक में था, अब अलगे अलगे है। हीरो किसकी कंपनी है? भारत की। और होंडा कहां की कंपनी है? तो होंडा जापान की कंपनी है। कहां की है? जापान की। पहले एक में था, अब अलगे अलगे हो गया, समझे कि नहीं? लेकिन इसका बहुत सारे देशों में बाइक निकलता है कि नहीं? इसका बहुत सारे देशों में बाइक निकल रहा है। आप देखिए ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब क्या है? यही सब तो एक तरह से व्यापार है ना, है। तो ये सब विदेशी कंपनी है जो सब जगह है, सब देश में यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो ये सब जो है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब क्या है? ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय। अच्छा, पार्ले जी, ये इंडिया का ही अंदर है, पार्ले जी सगरू नहीं बिकता है, समझे कि नहीं? हॉर्लिक्स इंडिया में बिकता है, च्यवनप्राश इंडिया में भी, ये सब बाहर नहीं बिकता है, समझे कि नहीं? आगे समझ में? सोनी वगैरह टीवी सब इंडिया। चाइनीज सामान में सब देखिए, सब मोबाइल का ही सब है। चाइनीज वगैरह यहाँ भी व्यापार कर रहा है। चाइनीज बल्ब, जैसे दीपावली आता है सब बल्ब फटफट जलाने लगते हैं, तो ये सब कहाँ है? सब व्यापार हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। आ रहा है समझ में? अब देख लीजिए, पहला जो विश्व व्यापार हुआ था, विश्व का पहला विश्व बाजार, पहला विश्व बाजार विश्व का कहां था? हाँ, अलेक्जेंड्रिया में, याद रखिएगा। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रिया। कहां है? अलेक्जेंड्रिया में। देखिए किसने बनाया था? अब हो गया, भुला गया, अब जान लीजिए। अलेक्जेंड्रिया जो बाजार था, जो विश्व का पहला विश्व बाजार था, पहला विश्व बाजार सिकंदर के
ऊपर। सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर को ही हम लोग क्या बोलते थे? अलेक्जेंडर। क्या बोलते थे? अलेक्जेंडर। उसी ने अपने नाम पर बाजार बसाया था, क्या चीज? अलेक्जेंड्रिया। तो कोई पूछेगा तो किसने बसाया था? तो सिकंदर ने। कॉमन सेंस रखिए, सिकंदर का ही नाम था क्या चीज? अलेक्जेंडर। समझे कि नहीं? हम लोग बार बार कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। ये सिकंदर था, सिकंदर ने ही खुलवाया था। सिकंदर कहां पे था बाजार? मिस्र में। यह बाजार कहां खुलवाया था? मिस्र में। यह बाजार कहां खुला था? मिस्र में। कहां खुला था? मिस्र में। यह सिकंदर कहां का रहने वाला था? रोम का। सिकंदर कहां का रहने वाला था? रोम बोले या रोम यूनान का रहने वाला था। समझे कि नहीं? सिकंदर के बारे में कहानी कहेंगे बाद में, जब आएगा टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे, अभी तो है ये नहीं तो क्या पढ़ाएंगे। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? अब देख लीजिए, अब यहां पे समझिए, प्राचीन काल में व्यापार जो हो रहा था, हम आपको पढ़ाए हैं इस चीज को। प्राचीन काल में जो व्यापार होता था, तो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था वह किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। तो रेशम मार्ग से सबसे ज्यादा, रेशम मार्ग किसको जोड़ती थी? एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? एशिया और यूरोप को। ये रेशम मार्ग क्या करती है? जोड़ती है। इससे जो व्यापार सिर्फ रेशम का ही होता था? नहीं, बहुत सारी चीजों का व्यापार होता था। इस रेशम मार्ग से मुख्य रूप से तो रेशम का व्यापार होता ही था, और क्या क्या चीज का व्यापार होता था? तो खाद्य पदार्थ के रूप में जो मसाला वगैरह होता था, इसका व्यापार होता था। क्या चीज का? मसाला का। मसाला का, काली मिर्च वगैरह ये सब का होता था। काली मिर्च किसको बोलते हैं? जो गोलकी वगैरह नहीं रखे हैं उसका, गोलकी का, जीरा का, इस सब का व्यापार होता था, है कि नहीं? सूती कपड़ा का व्यापार होता था इस मार्ग से। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। किसका व्यापार होता था? सूती कपड़ा का। यही नहीं, धर्म का भी प्रचार इस रास्ते से होता था। जैसे इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार भी लोग इसी से करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, है कि नहीं? अपने अपने देश के लोग अपना अपना प्रचार करते थे। तो इस सब के लिए, इन सभी के लिए इस रास्ते का प्रयोग होता था। इन सभी के लिए इस रास्ते का प्रयोग होता था। प्रयोग होता था। इन सभी के लिए इस रास्ते का प्रयोग होता था। आ गया समझ में? अब अगला टॉपिक देख लीजिए। अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थ का भूमंडलीकरण। खाद्य पदार्थ का भूमंडलीकरण का मतलब, भूमंडलीकरण का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो देश में चलता था दूसरे देश में भी इसका प्रचलन हो गया, वो पढ़ना है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, पूरा ओशन का जो चेरवा जैसे रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? चाउमीन। चाउमीन हम लोग का भोजन थोड़ी है, वो चीन का है, चीन है। तो उसका भूमंडलीकरण हुआ तो भारत में भी आ गया। समझे कि नहीं है? मेरा अच्छे रमन नहीं आता चाउमीन आप लोग खाते हैं से, कैसे लोग खा जाता समझ में नहीं आता है। खाद्य पदार्थ का भूमंडलीकरण। खाद्य पदार्थ का भूमंडलीकरण ध्यान से समझिएगा। देखिए खाद्य पदार्थ में, देखिए नूडल्स। नूडल्स लोग खूब खा रहे हैं आज के डेट में। क्या खा रहे हैं? नूडल्स। अच्छा एक चीज बताइए, इन नूडल्स कहां का भोजन है? चीन का, याद रखिएगा। यहां किसका भोजन है? चीन का भोजन है। आइए धीरे धीरे कहां फैल गया था? देखिए चीन का भोजन है, एक फैल गया यूरोप तक, यूरोप में भी पहुंच गया ये। तो इसका भूमंडलीकरण हुआ कि नहीं? वैश्वीकरण हुआ कि नहीं? यूरोप में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यूरोप में। समझ में आ रही है बात है? आप देखिएगा एक और बहुत अच्छा नाश्ता है पास्ता। क्या नाम है? पास्ता। पास्ता जो खाया जाता था वो अरब देशों में खाया जाता था। कहां खाया जाता था? अरब देशों में। और अब देखिएगा यह एशिया एवं यूरोप में खूब मिलता है। एशिया में, भारत में खाया जाता है कि नहीं? एशिया एवं यूरोप में। यूरोप में कहां ज्यादातर मिलेगा? तो आपको इटली में मिलेगा। इटली में सिसिली एक जगह है, वहां पे
इटली में कहां मिलेगा ये आपको? सिसिली में बहुत ज्यादा मिलेगा ये, समझे कि नहीं? ये भोजन कहां का था? अरब देश का। कहां का था? अरब देश का। तो वैसे वैसे खाद्य पदार्थ जिसका वैश्वीकरण हुआ, यानी कि एक देश से दूसरे देश में फैला, तो उसको कहेंगे खाद्य पदार्थ का भूमंडलीकरण। इसको क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थ का भूमंडलीकरण। आगे समझ में? देखिए अब इस मैटर को समझिए। यूरोप का व्यक्ति था जो इटली का था। कहां का था? इटली का। यूरोप का एक व्यक्ति, यूरोप में किस जगह से? जो इटली का था। जो क्या था? इटली का था, जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था इसका? कोलंबस। अभी तो हम चर्चा किए थे ना, कोलंबस था, है ना। स्पेन के राजा ने इसको कहा कि जाओ अच्छे मसाले के लिए भारत का पता लगाओ, है कि नहीं? स्पेन के राजा ने कहा, स्पेन के राजा ने भारत के रास्ते की खोज के लिए कहा, रास्ते की खोज के लिए कहा, खोज के लिए कहा। इन निकला अपने अनुयायियों के साथ, अपने लोगों के साथ निकला, ये सवार हो गया, है ना, और वहां से चल दिया समुद्री रास्ते से। समुद्री रास्ते से चल गया तो उस समय दिशा का ज्ञान का पता है ये नहीं था, है ना, दिशा का ज्ञान जानकारी ये नहीं था। इसने क्या किया? वह चला गया सीधे कहां? दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में। कोलंबस कहां चला गया? कोलंबस चला गया पश्चिम दिशा में। कहां चला गया? पश्चिमी दिशा में। और वहां चिल्लाने लगा, इंडिया मिल गया। इंडिया क्या हो गया? मिल गया। क्योंकि कारण था कि जिस टापू पर पहुंचा था वहां भी उसी तरह के मसाले मिले जो मसाला भारत में था। और हुआ था क्या चीज कि इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ था तो यूरोप का लोग जब भारत में व्यापार करने जाता था, यूरोप का लोग जब भारत में व्यापार करने के लिए आता था तो इरस्तियों को खत्म कर दिया था। इस्लामी लोग जो आता था यूरोप का मार देता था ये पर सबको, इन लोग उधर से जाने नहीं लगा। कुल मिला जुला करके यह किसी अन्य रास्ते से जाना चाहता था। भारत तो मान के चले कि यूरोप यहां है तो इससे निकल करके यहां आता तब, लेकिन ये घुस गया अहिजे बगले में, है कि नहीं? बगल में ही घुस गया, कहा कि इंडिया मिल गया। लेकिन कुछ लोग उसका जो साथी था बोला कि ना, इंडिया के लोग इतनी बढ़िया रहते हैं, ये एकदम भुच्चड़ करिया। ये कैसा है? भुच्चड़ करिया है। उस सबको कहा गया रेड इंडियन। क्या कहा गया? रेड इंडियन। तो ये खोज दिया क्या चीज? गया था भारत खोजने तो खोज दिया अमेरिका। खोज दिया क्या चीज? अमेरिका। अमेरिका को खोजा और अमेरिका में क्या खोज दिया? वेस्ट। कहा कि तब इन लोगों को क्या भाई, हम तो इंडिया खोजने गए थे तो इसका नाम रखो, पश्चिम में थे तो वेस्ट हो गया, इंडिया खोजने गए थे तो इंडिया हो गया वेस्ट इंडिया। इसका नाम क्या रख दिया इन लोगों ने? वेस्ट इंडिया। समझे कि नहीं? इसी को बोला जाता है रेड इंडियन। इसी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। आया समझ में? इसी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। यह घटना कब की है? 1492 ईस्वी में। तो यानी कि 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किसका खोजा गया? अमेरिका को। उस समय अमेरिका कुछ नहीं था, कुछ जनजाति लोग सिर्फ वहां पे रहते थे। क्या रहते थे? जनजाति लोग। 1498 में 1498 में वहां के राजा ने कहा वास्को डी गामा को कि जाओ अमेरिका को खोजो। किसको खोजो? अमेरिका को, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ मिला है। समझे कि नहीं? तो वास्को डी गामा चला, इसको जाना था पश्चिम, घूम गया इससे, आई कहां पहुंच गया? भारत के रास्ते की खोज कर दिया। भारत के रास्ते की खोज कर दिया। आगे समझ में? यह किसकी खोज कर दिया? भारत के रास्ते की खोज किया। गया था अमेरिका खोजने, खोज के चला या क्या चीज? भारत को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए स्थिति, अब यहां समझिए, जब अमेरिका की खोज हुई तो
जब अमेरिका की खोज हुई तो क्या हुआ? जब अमेरिका की खोज हुई तो उसे क्या कहा गया? तो उसे जानते हैं नई दुनिया बोला गया। क्या बोला गया? नई दुनिया। नई दुनिया बोला गया कि नई दुनिया मिली है, नई दुनिया बोला गया। क्या बोला गया उसको? नई दुनिया है ये। क्या बोला गया? नई दुनिया। अमेरिका को क्या बोला उन लोगों ने? नई दुनिया बोला। समझे कि नहीं? अब होता था क्या चीज कि अमेरिका के पास क्या क्या चीज था, तो वहां देखा कि अपार जमीन मिला है, जमीन बहुत ज्यादा मिला। क्या मिला? अपार जमीन, अपार फसल। जमीन के साथ साथ वहां पर क्या था? अपार फसल है। समझे कि नहीं? बहुत अच्छी अच्छी फसलें हैं, अपार फसलें मिली। खनिज भी मिला। क्या मिला? खनिज भी मिला। और क्या चीज मिला? वहां थोड़ा बहुत लोग मिले जिसको जनजाति कहा गया था। थोड़ा बहुत जनजाति, थोड़ा बहुत जनजाति मिला जिसको रेड इंडियन कहते हैं। क्या मिला? थोड़ा बहुत जनजाति मिला। और यूरोप में चूंकि जनसंख्या काफी बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा था, खेत की कमी हो गई थी, फसल उतना नहीं हो पा रहा था, बीमारियां बढ़ रही थी। अब इन लोगों ने सोचा कि जब मिल ही गया है और यहां पर कोई है नहीं है, तो क्यों ना हम ही लोग जाकर के वहां पर रहने लगे। समझ में आ रही बात? तो अब यूरोप के लोग ऐसे जगह पा करके क्या हुए से समझिए, उसे नई दुनिया बोला। नई दुनिया बोला गया। यूरोप के लोग धीरे धीरे वहां बसने लगे। यूरोप के लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? धीरे धीरे अमेरिका बसने लगे, अमेरिका में बसने लगे। आ रहा समझ में? अब इसलिए ना वहां गया से अमेरिका वाला कुछ उजला हो गया, मतलब गोरा लोग भी बसने लगा ना। तो ज्यादा तो वहां सब वेस्ट इंडीज टाइप का था, सब करिए था लोग, समझे कि नहीं? लेकिन इन लोग गया तो उजला हो गया। कहां गया भाई? तो भूखमरी की वजह से। कहां गया? भूखमरी की वजह से। और क्यों गया? और क्या कारण थे वहां पे जाने के लिए? संपत्ति मिला, इसके कारण। क्या मिला? संपत्ति मिलने के कारण। संपत्ति मिलने के कारण। और क्या वजह हो सकता था? अधिक जनसंख्या की वजह से बीमारी फैल गई थी यूरोप में, उसकी वजह से। बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, या कह सकते हैं अत्यधिक जनसंख्या की वजह से, अधिक जनसंख्या की वजह से। आ रहा समझ में? या देखेंगे ध्यान से, या देखिए यूरोप का लोग देखिए धर्म के प्रति बड़ी कट्टर रहता था। यूरोप का जो लोग था ना, धर्म के प्रति क्या था? प्रति कट्टरता की ही वजह से कुछ लोग भाग गए। कट्टरता की वजह से भी लोग कहां भागने लगे? अमेरिका। कौन कौन कारण से लोग यूरोप का लोग अमेरिका गया? समझ में आ रही है ना बात? इतना कट्टर थे कि इन लोगों का कहना था यूरोप में कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य ही चारों ओर घूमते हैं। देखो घूम गया, कहां घूम गया? किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि नहीं आप लोग को भ्रम है, सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर घूमती है। उसको थोड़ा से मारा था सर, समझे कि नहीं? उसको कहा कि मारे पहले भरदम, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बताइए, अंधेरा मारा चटाक से। पृथ्वी अगर घूमता तो हम लोग स्थिर से खड़ा रहते? हम लोग नहीं घूमते रहते? तो घुमा रहा तो नहीं घूम रहा है, तो पृथ्वी घूम रहा है। मारा उसको 2-3-4 फैट, बोला कि जो है सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। इस तरह का धर्म का कट्टरवादिता थी वहां पे। आगे समझ में? नहीं यूरोप में है ना, डरे वहां से लोग भाग रहा था। कहां? अमेरिका में। समझे कि नहीं? तो देखिए किसी भी जगह के आर्थिक विकास के 3 प्रवाह होते हैं। कितने प्रवाह होते हैं? 3 प्रवाह। देखिए आर्थिक जो विनिमय होता है, आर्थिक विनिमय, उसके 3 प्रवाह होते हैं। कितने प्रवाह होते हैं? 3 प्रवाह। कौन कौन? व्यापार का, व्यापार की ओर भागिए, व्यापार का प्रवाह उसको बोलते हैं। दूसरा जो प्रवाह होता है वह श्रम का होता है। किसका होता है? श्रम का प्रवाह होता है। और तीसरा माने रोजगार की खोज होता है कि नहीं? श्रम बोले तो रोजगार की खोज। और तीसरा होता है पूंजी का। क्या चीज का?
पूंजी का प्रवाह। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक विनिमय का कितना प्रवाह, तो 3 प्रवाह। समझे कि नहीं? कौन कौन? व्यापार का, श्रम का और पूंजी का। आगे समझ में? अब देखिए आगे। अब चूंकि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में देख लीजिए अत्यधिक जनसंख्या है। ब्रिटेन में जनसंख्या क्या है? अत्यधिक। खाद्य पदार्थ वहां क्या हो गया? महंगा। खाद्य पदार्थ क्या हो गया? महंगा। व्यापारी के लिए नियम बनाया गया है कि नहीं? कौन सा नियम था? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ में था कि हम महंगा बेचे चाहे सस्ता बेचे, खरीदना आपको इंग्लैंड से है। समझे कि नहीं? लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, और इसका मनमाना व्यापारी लोग फिर फायदा उठाते थे, इसलिए कुछ दिन के बाद इस लॉ को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया कि नहीं, अगर सस्ता सामान मिलेगा तो लोग सस्ता ही खरीदेगा, चाहे जिस जगह का हो। समझे कि नहीं? महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस नियम को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, जिससे उनका जीवन स्तर कुछ हद तक क्या हो गया? बढ़ा, है ना। और फिर जो है से 5 करोड़ लोग ब्रिटेन से, कितना करोड़ लोग? 5 करोड़ लोग जनसंख्या बढ़ने की वजह से वहां से पलायन कर गए। और कहां जाकर के बस गए? अमेरिका में बसे, और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए थे। कहां के लोग? इंग्लैंड के लोग। समझ में आ गई कि बात है? तो इंग्लैंड के लोग जो थे 2 जगह बसे थे। कहां कहां? अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बसे थे। आ रहा है समझ में सारी बात है? तो इस बात को ही जान लीजिए कि ब्रिटेन में क्या उस समय था, हो गया था अत्यधिक जनसंख्या। छोटा सा देश है, जनसंख्या क्या हो गया? अधिक। अत्यधिक जनसंख्या हो गया। अत्यधिक जनसंख्या से क्या हो गया? खाद्य पदार्थ महंगा। खाद्य पदार्थ क्या हो गया? महंगा। और महंगे नहीं हुआ, व्यापारियों ने क्या कर दिया? एक नियम बना दिया, कॉर्न लॉ। व्यापारी ने नियम बनाया, उस नियम को क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ में क्या था? हम महंगा बेचे तैयो खरीदना है आपको हमरे से, दूसरा से आप नहीं खरीद सकते हैं। समझे कि नहीं? फिर बाद में क्या हो गया? फिर बाद में यह नियम क्या हो गया? हटा दिया गया। यह नियम क्या हो गया? हटा दिया गया। आ गया समझ में? फिर भुखमरी क्या हो गई? समाप्त तो हुई कुछ हद तक। फिर कुछ भुखमरी समाप्त हुई। फिर कुछ भुखमरी क्या हो गई? समाप्त हुई। लेकिन पूरी भुखमरी समाप्त नहीं हुई। कुछ भुखमरी क्या हो गई? समाप्त हुई, है कि नहीं? और जीवन स्तर क्या हो गया? बढ़ा। जीवन स्तर फिर क्या हुआ? बढ़ा इंग्लैंड का। लेकिन इसके बावजूद 5 करोड़ लोग 5 करोड़ लोग पलायन कर गए। पलायन कर गए। कहां बस गए? तो अमेरिका में एवं ऑस्ट्रेलिया में बसे। आगे समझ में? ऑस्ट्रेलिया में बस से जाकर के। ये कहानी आप लोग समझ गए? अब देख लीजिए, किसी भी जगह को बसने के लिए मूल चीज क्या चीज है? कृषि। कोई भी देश कहीं जाकर के बसेगा, इसकी वजह क्या है? खेती। खेती रहेगा तभी जाकर के बसेगा, क्योंकि खाएगा तो खेती का सामान ना, वो खाएगा कृषि का सामान ना। तो देख लीजिए, याद रखिए, मूल चीज बसने के लिए क्या होता है? बसने के लिए क्या होता है? कृषि। कृषि बोलिए या खेती। हम लोग यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि है, खेती है, तभी तो यहाँ पर रह रहे हैं। तो कृषि था। कृषि में कार्य करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से क्या होता था? गिरमिटिया मजदूर को ले जाया जाता था, क्योंकि इन लोग जहां जाकर के बस वहां काम करेगा ये सब जी। ये सब लाट साहब है क्या? बोलो ना बाबू, बोलो, आ जाओ अंदर। अच्छा ले लीजिए। समझे कि नहीं? तो इन लोग तो भाई काम करता नहीं था, तो ये काम करने के वजह से, अपने काम करने से बचने के लिए वह गिरमिटिया मजदूर लाता था, है कि नहीं? कहां से मंगवाता था? दक्षिण अफ्रीका से। कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु। और कृषि जब होने लगा तो सड़क भी बनने लगा, व्यापार भी होने लगा, इन सभी के लिए, है ना। सड़क बनने लगा, रेलवे लाइन बिछने लगा। भाई खेती होगा तो सब सामान कहां जाएगा? कैसे ढोवाएगा? रेलवे बनने लगा, बंदरगाह बनने लगा। इसके लिए
गिरमिटिया मजदूर कहां से ले गया? दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि वहां नजदीक था। दक्षिण अफ्रीका से ले गया। क्या किया? दक्षिण अफ्रीका से ले गया। अमेरिका में अब जो बहुत ज्यादा जंगल था उसको काट दिया गया और सबको खेती लायक जमीन बनाया गया, सड़कें बनाई गई है ना, रेलवे लाइन बिछाए गए उसमें, ताकि इसका व्यापार भी हो, चूंकि व्यापार न पढ़ रहे हैं तो व्यापार भी हो। बंदरगाह बनाया गया चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। तो अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में जंगलों को काटकर कैसी भूमि बनाई गई? कृषि भूमि बनाई गई। कृषि भूमि बना और क्या बना? रेलवे बनाया गया, बंदरगाह बनाए गए। किस वजह से? व्यापार के लिए। क्या चीज के लिए? व्यापार के लिए। क्या चीज के लिए? व्यापार के लिए। समझे कि नहीं? अब जहां जहां गिरमिटिया मजदूर जाते थे तो भैया वहां पर भी लोग अपना पर्व मनाएंगे ना, अपना त्योहार मनाएंगे ना, अपना धर्म मनाएंगे ना। तो भारतीय लोग जो गिरमिटिया मजदूर बन करके अन्य देशों में गए तो वहां पर अपने मनोरंजन के लिए पर्व मनाने लगे और पर्व के रूप में उन्होंने जिन जिन पर्वों को मनाया वो किताब में पढ़ना इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। समझे कि नहीं? इससे क्वेश्चन आता है इसलिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो भारतीय लोग देखिए ध्यान से, भारतीय लोग जो क्या थे? गिरमिटिया मजदूर। कौन मजदूर? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर बोले तो अनुबंध वाला मजदूर, है कि नहीं, जो दूसरे देशों में कमाने जाते थे। तो उन्होंने एक मेला बनाया, मेला लगाया, होस्से मेला। क्या लगाया? होस्से मेला। होस्से मेला, होस्से मेला जो मुहर्रमा में नहीं होता है, हर से हुस्से, उसन का मेला। समझे कि नहीं? और अपने ढंग से पर्व मनाया था। अगर मान के दूसरे देश में आप अपना पर्व मनाइएगा तो थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाएगा। तो मिक्स्ड होकर के हो गया होस्से मेला। कौन सा मेला? होस्से मेला। और ये लोग कहां मनाते थे? तो त्रिनिदाद में, त्रिनिदाद एवं टोबैको में, टोबैको में। आ गया समझ में? ये वहां का ये मेला था। ये समझे कि नहीं? अब देख लीजिए एक और इन लोगों ने मनाया जिसका नाम था रास्ता फरियान। इस पर्व का नाम क्या था? रास्ता फरियानवाद। और ये विद्रोही धर्म था। ये कैसा धर्म था? विद्रोही धर्म था। कैसा धर्म था? विद्रोही धर्म था। समझे कि नहीं? विद्रोही धर्म शुरू किया कहां? जमैका में। कहां? जमैका में। जमैका में जब लोग गए तो वहां पे मनाने लगे। और उसके बाद था चटनी म्यूजिक। इन्होंने एक पर्व मनाया जिसका नाम था चटनी म्यूजिक, है ना। क्या मनाने लगा? चटनी म्यूजिक। भाई कहां मनाएगा भैया? वहां गया दूसरा देश में तो पर्व क्या मनाएगा? और यहाँ तुम रहता था तो खूब मनाता था, होली, दशहरा, दीपावली, मुहर्रम, ईद, बकरीद सब मनाता था। वहां क्या मनाए? मिक्स कर दिया। वहां के भी लोगों को जोड़ा, यहाँ के भी लोगों को जोड़ा। चलो ना हम लोग मनाते हैं पर्व, मनाना अभी सब शुरू कर दिया वहां पे। तो वहां मनाया चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक कहां मनाता था? त्रिनाद में। कहां? त्रिनाद एवं टोबैको में, है ना। आ गया समझ में? तो ये सब पर्व इन लोग मनाने लगे। अब देख लीजिए अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज लोग जो थे वह अफ्रीका का व्यापार, अफीम का व्यापार करते थे। क्या चीज का? अफीम का। अंग्रेज लोग जो थे बाबू, अंग्रेज लोग क्या चीज का व्यापार करते थे? अफीम का। अफीम माने नशा का, है कि नहीं? अफीम का व्यापार करते थे। बेचता था। ये सब खाएगा क्या? चीनी वाला आदमी खाएगा। बेचता था जाके चीन में और उससे पैसा कमाता था। बेचता था किसको? चीन को। ऐसे ही सब खा जाता है सब कुछ, है कि नहीं? सांप सब कोबरा मिलता है किलो के भाव से वहां, है कि नहीं? छिपकली, मगरमच्छ सब खा जाता है। सब जितना ये सब खा जाता है। सब कुत्ता इतना सब खा जाएगा इसमें। तो अफीम का खेती करता था। बेचता था किसको? चीन को, है ना। और याद रखिए अंग्रेज लोग व्यापार कैसे करता था? भारत से कपास ले जाता था। भारत से क्या ले जाता था? कपास। और वहां क्या बनाता था? इंग्लैंड, ब्रिटेन में क्या बनाता था? सूती कपड़ा। ब्रिटेन में सूती कपड़ा। और फिर भारत ला करके इसको क्या करता था? भारत ला करके बेच देता था, बेच देता था। या
है ना। अब यही नहीं, देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं। अमेरिका में जो है, आप लोगों को याद होगा, नहीं याद जानकारी है तो जान लीजिए, अमेरिका इस सब में आलू उलू भी बहुत मिला था। जैसे एक चीज ध्यान समझिएगा, अमेरिका जो जगह है, देखिए ध्यान से, अमेरिका में, अच्छा इसको पहले पढ़ा ले तो उसके बाद पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आलू का निर्माण कहां से हुआ है? अमेरिका से ही हुआ है। देखिए ध्यान से पढ़ाएंगे। भारत से कपास लेता था, ब्रिटेन में सूती कपास था, भारत ला करके बेच देता था, तो उसको ज्यादा मुनाफा होता था। तो इसी को कहते हैं, जानते हैं क्या चीज से? इसको कहते हैं धन निष्कासन। क्या कहते हैं? धन निष्कासन। तो इन लोग तो क्या करता था, अंग्रेज लोग तो कमाता था और भारत से, चीन से धन को ले जाता था कहां? ब्रिटेन में। तो दूसरे देश से अगर आप पैसा लेकर के जाइएगा दूसरे देश में, तो इसको कहते हैं धन निष्कासन। जैसे हम आपके यहां से गए, खूब बढ़िया से आपका सोना चांदी हीरा जवाहरात उठाए, अपने घर में ले गए, तो आपका धन का निष्कासन कर लिए ना। चोरवन क्या करता है? धन निष्कासन। तो चोरे न था ये सब धन निष्कासन कर रहा था। इसको क्या कहते हैं? धन निष्कासन। तो भारत ला करके बेच देता था और क्या होता था? बेचता था, बहुत पैसा कमाता था, बहुत पैसा कमाता था, है ना। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? धन निष्कासन। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? इस बात को धन निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन निष्कासन कहते हैं, याद रखिएगा, समझे कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? धन निष्कासन। और धन निष्कासन है ना का सिद्धांत था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? याद है आपको? क्वेश्चन आया हुआ है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? पूछता है क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था 1867 ईस्वी में। कब दिया था? 67 ईस्वी में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने इसके बारे में, धन निष्कासन के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन, है ना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, है ना। क्या लिखा था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन लोगों ने पोल भी खोल दिया था इन लोगों का, कैसे हम लोगों के यहां से धन का निष्कासन कर रहे हैं। और उसी समय दादा भाई नौरोजी ने बताया कि हमारे यहाँ का आमदनी इतना कम है कि प्रति व्यक्ति मात्र एक साल में 20 रुपया कमाता है ना। कितना व्यक्ति? प्रति व्यक्ति आय बताया था इन्होंने, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक। एक वर्ष में कितना रुपया? 20 रुपया। आ गया समझ में? तो याद रखिएगा। देखिए अमेरिका में जो था ना, अमेरिका से ही, देखिएगा ध्यान से, अमेरिका से ही सबसे पहले आलू की प्राप्ति हुई थी। आलू की प्राप्ति यहीं से, मक्का की प्राप्ति यहीं से हुई थी, मूंगफली की प्राप्ति हमको कहां से हुई थी? अमेरिका से ही, मूंगफली की प्राप्ति। इसके बाद सोयाबीन की प्राप्ति, सोयाबीन की प्राप्ति है कि नहीं, यहीं से हुई थी। कहां से? अमेरिका से। लगा कि खाने के बाद लगा कि अरे बहुत अच्छा चीज है जी, खाया जाना चाहिए, तब लोग आलू से सामान बनाने लगे और यह आलू धीरे धीरे सभी देशों में फिर आज महत्वपूर्ण सब्जी में से एक बन गया है कि नहीं। तो ये इसकी सबसे पहले शुरुआत कहां मिली थी? अमेरिका में। तो सोयाबीन वगैरह सब जितना भी सारा चीज जो देख रहे हैं वहीं से मिला था। इसके बाद मिर्ची वगैरह जो है ना, मिर्च, तो मिर्च वगैरह वहां पे मिल जाता था। कहां पे? अमेरिका में। धीरे 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 यह सभी देशों में फैल गया। धीरे धीरे यूरोप सहित सभी महाद्वीप में फैलने लगा, सभी महाद्वीप में फैल गया। आ गया समझ में? अब तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहां तक समझ में आ गई बात। अब देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाजार को कंट्रोल करने के लिए यूरोप में एक संस्था का स्थापना हुआ। कहां पे? यूरोप में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहां? यूरोप में। कहां पे? यूरोप में एक संस्था का स्थापना हुआ। एक संस्था, इस संस्था का नाम क्या था? तो यूरोपियन आर्थिक संस्था। क्या नाम था इसका? यूरोपियन आर्थिक संस्था। ये खुला
और विश्व बाजार पर मैंने बाजारों पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा इसके बारे में यहां पे बातें हुई थी। अब व्यापार के निर्धारण के लिए, व्यापार निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय भी संस्था बना है। व्यापार के निर्धारण के लिए सब क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। व्यापार के निर्धारण के लिए है कि नहीं, मतलब व्यापार के निर्धारण, व्यापार के नियंत्रण के लिए कर दीजिए। निर्धारण के लिए क्या, मैंने व्यापार पर नियंत्रण हो इसके लिए, व्यापार के नियंत्रण के लिए है ना अंतरराष्ट्रीय संस्था बना। अंतरराष्ट्रीय संस्था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अंतरराष्ट्रीय संगठन बना था जिसका नाम था WTO, यानी कि कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका नाम हिंदी में क्या है, विश्व व्यापार संगठन। समझ में आ गया। आई कहां बना, जनेवा में। कहां, जनेवा में। कब बना, तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को बना। याद रहेगा। देखिए विश्व को स्वास्थ्य के लिए एकजुटता बनाने के लिए संगठन बना WHO। क्या बना, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां बना, तो ये भी जनेवा में बना। कहां बना, जनेवा में। इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये भी कहां बना, जनेवा में। कब बना, 7 अप्रैल। कब बना, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल कब, 1945 को। 7 अप्रैल 1945 को, एकदम डेट याद कर ही लीजिएगा। जनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में। जनेवा कहां है भैया, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब देख लीजिए, हाँ, हर देश अपने को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर एक दूसरे की सहायता देने और लेने के लिए है ना एक सम्मेलन किया जिसको कहते हैं G8 सम्मेलन। यानी कि G8 की स्थापना हुई। क्या चीज की स्थापना हुई, G8 की स्थापना। यानी कि इसमें 8 देश शामिल था। 8 देशों ने है ना कंट्रोल करने के लिए, अपने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक कंट्रोल के लिए या हर तरह के कंट्रोलिंग के लिए अपना एक दोस्तियारो निभाया, जिसको क्या कहते हैं, G8। हालांकि रूस बाहर हो गया था, इससे रूस बाहर निकल गया था, समझे कि नहीं, निकल गया। तो अब हो गया G7। अब क्या हो गया, G7, एक शक्तिशाली देश G7 हो गया। कब बना था, 1975 में। कब, 1975 ईस्वी में बना था। समझ में आ रही है बात, कब बना था, 1975 में। एक सार्क संगठन बना, याद रखिएगा। कौन संगठन, सार्क संगठन। कौन संगठन, सार्क संगठन। सार्क संगठन में कितना देश होता है, 8 देश। कौन कौन सा देश, 8 देश। कौन कौन, देखिए, भारत, श्रीलंका, नाम बताइए ना आप लोग भी। भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मालदीव, बांग्लादेश और कौन चीज, पाकिस्तान। कौन चीज, पाकिस्तान। और इसमें कौन सा देश था, अफगानिस्तान। देखिए तो हो गया। कहां है, भूटान, नेपाल। 8 देश हो गया। भूटान, नेपाल। कब बना था, 1985 में। कब, 1985 में। कब, 1985 में। इसका मुख्यालय कहां है, सार्क का मुख्यालय कहां है, तो नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहां, काठमांडू में। कहां है, काठमांडू में है। समझ में आ गई बात। एक बना था आसियान संगठन। कौन सा संगठन, आसियान संगठन। तो आसियान संगठन कब बना था, 1967 में। कब बना था, 1967 में। कई देश मिला करके, 10 देश मिला करके। कितना देश मिला करके, 10। हिंद चीन में 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये तीनों था इसी में, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। नाम याद रहेगा ना, ये भी तीनों इसी में था। मलेशिया था, सिंगापुर था, नाम याद करो, मलेशिया था, सिंगापुर था, म्यांमार था। क्या चीज, म्यांमार। इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, ब्रुनाई, क्या था? ब्रुनाई। उसके बाद फिलीपींस, फिलीपींस, और किसके साथ था ये? भारत के साथ। 10 देश हो गया? 10 देश हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद देख लीजिए, देखिए अंग्रेजों ने पंजाब में गेहूं की खेती बहुत अच्छी हो, पंजाब में खेती क्या हो? बहुत अच्छी हो, इसीलिए इन लोगों ने, है ना, केनाली कालोन बनाया था। केनाली कालोन, केनाली कालोन बनाया था। केनाली कालोन का मतलब होता है नहरों का जाल, नहरों का जाल। क्योंकि सिंचाई अच्छी होगी तो गेहूं का उत्पादन क्या होगा? गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इसका व्यापार करते थे। इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जो हिस्ट्री का सबसे अंतिम चैप्टर होगा, जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।